हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आपका भाई राहुल मिश्रा एक बार फिर से स्वागत करता है आप सभी का आपकी अपनी चैनल करेंट टेक पर। और गाइज आज हम यूपी लेखपाल स्पेशल सीरीज़ का एक और लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। भारतीय कृषि पर बेस्ड लेक्चर है जो कि लेक्चर नंबर 3 होगा आपका। इससे पहले 2 लेक्चर भारतीय कृषि पर हम कवर कर चुके हैं। अगर आप उन लेक्चर को देखना चाहते हैं तो डिस्कशन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप उन 2 लेक्चर को भी जाकर देख सकते हैं। और इकोनॉमिक्स पर जो भी बेस्ड वीडियो हैं गाइज वो अपलोड हो रहे हैं कंटिन्यू, तो आप वीडियोज़ को देखते रहें जिससे आज जो लेखपाली का एग्ज़ाम आने वाला है उसको लेकर आप अपडेटेड होते रहें। तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय कृषि नीति के बारे में, कुछ प्रमुख क्रांतियों के बारे में, और स्पेशली आज हम डिस्कस करेंगे हरित क्रांति का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, उन सभी पहलुओं को आज हम जानेंगे। चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं राष्ट्रीय कृषि नीति के बारे में। गाइज राष्ट्रीय कृषि नीति या नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी भारत सरकार के द्वारा चलाने का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या रहा होगा। गाइज किसी भी प्रकार की नीतियाँ इसलिए सरकार बनाती है कि उन नीतियों का सही उपयोग किया जा सके। और कृषि नीति इसलिए बनाई गई कि भारत के जो किसान हैं उनके पास निम्न स्तर पर उतनी गुणवत्ता नहीं है, चाहे वो तकनीक को लेकर हो, चाहे उनकी नॉलेज को लेकर हो, किसी भी प्रकार से वो अपनी उपज को नहीं बढ़ा पा रहे थे, तो उनके ज्ञान में वृद्धि हो सके। अगर बात करें तो उनके जो उर्वरकता के साधन हैं गाइज, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के साधन हैं, उनको वहाँ पर बताया जा सके। किसी भी प्रकार की कमेटी बनाई जाए और एक टीम बनाई जा सके जो निम्न स्तर पर जाकर उनको बीजों के बारे में, खादों के बारे में बता सके, जिससे उतनी ही जो ज़मीन है उस पर एक अधिक मात्रा में फसल तैयार करी जा सके। तो बहुत अच्छी राष्ट्रीय कृषि नीति रही गाइज, इसमें लक्ष्य रखे गए। आइए हम उन सभी को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं भारत सरकार के द्वारा इसको कब लॉन्च किया गया। तो 28 जुलाई सन 2000 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा करी गई। उस समय भारत सरकार में तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी। सन 2000 की ये बात है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में इसकी घोषणा करी गई। तो आपको यहाँ से जो कि इम्पोर्टेंट आपका बन जाएगा 28 जुलाई 2000, आपको ये डेट याद रखनी है। इसके अलावा कौन से उस समय प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि अब नहीं रहे हमारे बीच, तो स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में इसको लॉन्च किया गया था। अगर बात करें इस नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, तो गाइस राष्ट्रीय कृषि की छिपी हुई व्यापक विकास संभावनाओं को खोजकर उनका संपूर्ण लाभ उठाना। इसके अलावा ग्रामीण अवसंरचना को आर्थिक रूप से दृढ़ बनाना, जो कि कृषि संबंधी विकास को प्रोत्साहन दे सके और कृषि की जो उपज है उसमें बढ़ोतरी कर सके। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन करना, अधिक से अधिक अवसर इसलिए सृजन करना गाइस कि अगर रोजगार मिलेगा वो भी कृषि के क्षेत्र में ही, तो लोग बाहर पलायन नहीं करेंगे, अपने ही गाँव में रहेंगे, उससे उद्योग धंधों का संचालन भी सही तरीके से हो सकेगा। कृषकों, कृषि श्रमिकों एवं उनके परिवारों हेतु समुचित जीवन स्तर की व्यवस्था करना, ये भी इसका एक प्रमुख लक्ष्य रखा गया था। कई बार हम ऑप्शन में ये लक्ष्य आ जाता है तो उसको इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कृषि विकास से संभावित जो योजनाएं थी वही इसमें लॉन्च करी गई होंगी, उनके परिवारों के जीवन स्तर से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। तो गाइस आप बिल्कुल भी ना भूलें, जो कृषि से संबंधित नीति बनाई गई थी उसमें इसको भी रखा गया था, यानी जीवन स्तर की व्यवस्था करना। एक व्यवस्थित जो बोल सकते हैं सरकार के द्वारा एक ढांचा बनाया गया था कि जो निम्न स्तर पर किसान हो या श्रमिक हो वो एक अच्छे जीवन स्तर में रह सकें। ये तो आपको याद रखना है गाइस, इसको इग्नोर नहीं करना है। कई बार 4 ऑप्शन आ जाते हैं तो आप लोग सोच लेते हो कि जीवन स्तर ये तो नहीं रहा होगा कृषि नीति का हिस्सा, तो गाइस ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको PDF चाहिए गाइस तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डाल दीजिएगा कि सर मुझे PDF चाहिए, तो आपको PDF की लिंक भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। हो सकता है आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिएगा या मेरा व्हाट्सअप नंबर वहाँ पर डिस्कशन बॉक्स में ऑलवेज ही रहता है, तो आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो गाइज़ आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए हम बात करते हैं और कुछ विषयों पर जो कि इस कृषि नीति का हिस्सा थे। ग्रामीण क्षेत्रों की ओर से शहरों की ओर पलायन पर अंकुश लगाना, जो कि एक बहुत बड़ा यहाँ पर इस कृषि नीति का हिस्सा था। आर्थिक उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण से उत्पन्न होने वाली विभिन्न चुनौतियों का सामना करना, ये भी इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। गाइज हम बात करें इसमें लक्ष्य क्या क्या रखे गए थे, इस नीति के लक्ष्यों के बारे में हम चर्चा करते हैं। कृषि क्षेत्र में 4% प्रतिवर्ष से अधिक समृद्धि को प्राप्त करना इसका प्रमुख लक्ष्य था। ऐसा कृषि विकास सुनिश्चित करना जो संसाधनों का, रिसोर्सेज का कुशल प्रयोग कर सके तथा हमारे भूमि, जल एवं जैव विविधता की रक्षा कर सके। विकास के साथ साथ समानता, अर्थात ऐसा विकास जो कि सभी क्षेत्रों में और सभी किसानों को लाभान्वित कर सके।
अगर बात करें तो विकास मांग से प्रेरित हो तथा घरेलू बाजारों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के साथ साथ आर्थिक उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण से उत्पन्न कृषि निर्यातों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो सके। तो आर्थिक उदारीकरण का अगर जनक की बात करी जाए तो आर्थिक उदारीकरण के जनक थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसको आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो आप याद रखेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि आपको याद होगा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। वो भारत के पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और उन्होंने बहुत सारी जो कि इकोनॉमिकल कंडीशन थी उसके लिए अपनी नीतियों का विश्लेषण भी किया है, उनको प्रस्तुत भी किया है, तो आप याद रखेंगे इसको। गाइस बात करें अगर हम लक्ष्य की, तो इसमें एक और लक्ष्य रखा गया था, विकास जो कि तकनीकी रूप से हो, पर्यावरण सुधार के रूप में हो तथा आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ हो। तो इस प्रकार के विकास लक्ष्यों को भी इसमें रखा गया था। चलिए गाइस हम बात कर लेते हैं भारत में कृषि क्रांतियों की सूची के बारे में। किस क्रांति का संबंध किस फसल से है, किस उत्पादन से है, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हरित क्रांति की। हरित क्रांति का संबंध गाइस खाद्यान्न उत्पादन से था। अगर बात करें श्वेत क्रांति का तो इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से था। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से था। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से था। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से था। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से था। कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल उत्पादन से था। गाइस अगर यहाँ पर बायोडीजल की जगह पेट्रोलियम भी आ जाए तो आपको पेट्रोलियम भी सही करना है, क्योंकि पेट्रोलियम के अंतर्गत ये सब डीजल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस, इन सभी को हम मिलाकर ही पेट्रोलियम बोलते हैं। अगर बात करें लाल क्रांति तो लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से था। गाइस इसकी ट्रिक से आप याद रखिए, जो कि टमाटर का जो कलर होता है वो रेड होता है, मांस का कलर भी रेड होता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। लाल क्रांति का संबंध टमाटर एवं मांस उत्पादन से है। बात करें गुलाबी क्रांति तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से। बात करें तो अमृत क्रांति, गाइस इसको याद रखेंगे आप, लास्ट के कुछ जो एग्जाम हुए हैं लास्ट ईयर में उनमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। अमृत क्रांति का नदी जोड़ो परियोजना का संबंध है अमृत क्रांति से। धूसर सिलेटी क्रांति का संबंध सीमेंट से है। ये भी गाइस आपने पढ़ा नहीं होगा, मोस्टली जो स्टूडेंट है उन्होंने इसको आज तक नहीं देखा होगा, तो आप इसको याद रखिएगा। धूसर या सिलेटी क्रांति का संबंध है सीमेंट से। गाइस हमें वो पढ़ना है जो हमने अब तक नहीं पढ़ा है। गाइस जो आपने पढ़ रखा है उसको बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए गाइज मैं अपने जो भी लेक्चर लेकर आता हूँ उसमें सभी प्रकार के जो भी सिलेबस से जो भी क्वेश्चन बनता है गाइज मैं उसको ऐड कर देता हूँ, जिससे आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ना जाए। इसलिए गाइज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा बीच में, क्योंकि इसमें मेरा नुकसान नहीं है गाइज, आपका ही नुकसान है। बात करें गोल क्रांति का तो गोल क्रांति का संबंध आलू से है। आप इसको ऐसे याद रखेंगे, आलू भी बिल्कुल गोल होता है और गोल, तो इस प्रकार से आलू की क्रांति जो है वो गोल क्रांति है। इंधनुषी क्रांति गाइज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु इस क्रांति को बनाया गया था। गाइज यहाँ पर घुमा फिराकर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है सभी क्रांतियों का सम्मिश्रण क्रांति कौन सी थी, तब भी आपको इंधनुषी क्रांति लगाना है। सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु तो इंधनुषी क्रांति। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि सभी क्रांतियों का एक समन्वय स्थापित करने के लिए क्रांति बनाई गई, तब भी आपको इंधनुषी क्रांति ही ऑप्शन में लगाना है। बात करें सनराइज या सूर्योदय क्रांति तो इसका संबंध इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से था या इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु था। बात करें गंगा क्रांति, गाइस इंपॉर्टेंट है गंगा क्रांति, आपको याद रखना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु जो जोहड़ी वाले बाबा हैं, जिन्हें हम वाटरमैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, राजेंद्र सिंह जी के द्वारा ये क्रांति लॉन्च करी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछी जाए, आने वाले जो एग्जाम है चाहे वो लेखपाली का हो या कोई भी हो, लेकिन जो सीरीज चल रही है गाइस वो यूपी लेखपाल से स्पेशल चल रही है। तो गाइस आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, तभी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। बात करें सदाबहार क्रांति तो सदाबहार क्रांति का संबंध है जैव तकनीकी से। अगर बात करें सैफ्रॉन क्रांति का संबंध तो है केसर उत्पादन से। गाइस ये क्रांति जो आप देख रहे हैं, सैफ्रॉन क्रांति, गंगा क्रांति, गाइस मैं 100% बोल सकता हूं कि मोस्टली स्टूडेंट 90% स्टूडेंट ने इनको कभी देखा नहीं होगा या नहीं पढ़ा होगा, इसलिए आप इनको इम्पोर्टेंट समझिए। गंगा क्रांति जैसे हो गई आपकी, सैफ्रॉन क्रांति हो गई, ये सभी क्रांतियाँ इंपॉर्टेंट हैं। अगर 1-2 नंबर के क्रांति के क्वेश्चन बनते हैं गाइस तो आपको ये प्रॉफिट में ही लेकर जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं सिलेटी या ग्रे क्रांति का, तो इसका संबंध है उर्वरकों के उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध हरित सोना क्रांति का संबंध है बांस उत्पादन से। बात करें मूक क्रांति का तो मूक क्रांति का संबंध है मोटे अनाजों के उत्पादन से। परामनी क्रांति का संबंध है भिंडी के उत्पादन से। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध है चाय उत्पादन से। आप इसको याद रख सकते हैं, ग्रीन गोल्ड के नाम से कई सारे ब्रांड मार्केट में चाय से संबंधित आते हैं, तो गाइस आप इसको याद रखिएगा, ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन से। चलिए हम बात करें खाद्य श्रृंखला क्रांति, वेरी वेरी
मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस ये। भारतीय कृषकों की जो आय है उसको दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है 2022 तक, तो उससे संबंधित क्रांति जो है वो है खाद्य श्रृंखला क्रांति। वेरी वेरी मोस्ट है। और गाइस इससे पहले जो एग्जाम हुए हैं उसमें से क्वेश्चन बना भी है और हो सकता है आने वाले एग्जाम में भी रिपीट हो जाए। बात करें खाकी क्रांति का संबंध, तो खाकी क्रांति का संबंध है चमड़ा उत्पादन से। व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध है कपास उत्पादन से, जबकि ये तीसरी क्रांति के रूप में भी जानी जाती है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कपास उत्पादन से संबंधित तीसरी क्रांति तो व्हाइट गोल्ड क्रांति। बात करें एनएच क्रांति, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। इसको हम नेशनल हाईवे क्रांति बोल सकते हैं। भारत के 4 बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता, इन चारों महानगरों को नेशनल हाईवे के द्वारा जोड़ने की बहुत ही बड़ी योजना भारत सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई थी। चलिए बात करते हैं फसलों के उपनाम के बारे में। इनसे भी एक आध क्वेश्चन निश्चित ही बन जाता है, खासकर ग्राम विकास में इनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फसलों के उपनाम में आने वाले राजा शब्द को। दालों का राजा चना को कहा जाता है, फलों का राजा आम को कहा जाता है, फूलों का राजा गुलाब को बोला जाता है, मसालों का राजा या प्रकृति का आश्चर्य मिर्च को बोलते हैं। गाइस बात करें अनाजों का राजा तो चावल है, मोटे अनाजों का राजा ज्वार है, शीतों फलों का राजा सेव है, सूखे मेवों का राजा बादाम को कहा जाता है, चारे की फसलों का राजा बरसीम को बोलते हैं, जंगों का राजा टीक को बोला जाता है। गाइस जब हम बात करते हैं फसलों के उपनाम में रानी शब्द का कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है, दालों की रानी मटर, फलों की रानी लीची, फूलों की रानी ग्लोडियोलस, मसालों की रानी इलायची, अनाजों की रानी मक्का, तिलहनों फसलों की रानी को तिल, पेय पदार्थों की रानी चाय। तो गाइस ये थे रानी से संबंधित कुछ फैक्ट और राजा से संबंधित। अब हम बात करते हैं हरित क्रांति के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। बात करें तो हरित क्रांति सन 1940 से लेकर 1960 के मध्य कृषि क्षेत्र में हुए शोध विकास, तकनीकी परिवर्तन एवं अन्य कदमों की श्रृंखला को संदर्भित करती है। गाइस अगर बात करें इसके परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। गाइस हरित क्रांति आने के बाद कृषि को एक नया आयाम मिला, कृषि विकास में बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं तलाशने लगे किसान। तो कहा जाए इस क्रांति का संबंध किसान क्षेत्र में जो भी विकास हुए हैं उससे बड़ा योगदान रहा है। ऐसा भी गाइस हम बोल सकते हैं कि हरित क्रांति अब तक की जितनी भी क्रांति हुई हैं उनमें सर्वाधिक विकास प्रदान करने वाली क्रांति है कृषि क्षेत्र में। चलिए हम बात करते हैं हरित क्रांति के पिता कहे जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग। एक क्वेश्चन गाइस जहाँ से तैयार हो गया, हरित क्रांति का पिता किन्हें कहा जाता है विश्व स्तर पर, तो आप बताएंगे नॉर्मन बोरलॉग। गाइस अगर इंडिया लिखकर आता है तो एमएस स्वामीनाथन है, लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन होता हरित क्रांति का पिता किन्हें कहा जाता है और ऑप्शन में नॉर्मन बोरलॉग और एमएस स्वामीनाथन दोनों को ही दिया जाता है तो आप फिर नॉर्मन बोरलॉग पर जाएंगे। और अगर उन्होंने भारत लिखकर वहाँ पर दिया है इंडिया का जनक किन्हें कहा जाता है, इंडिया के में हरित क्रांति का जनक, तो फिर आप एमएस स्वामीनाथन पर टिक करेंगे। गाइस अगर बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग के नेतृत्व में संपूर्ण विश्व तथा खासकर बात करें विकासशील देशों में खाद्यान्न उत्पादन पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए बल दिया गया था। अगर बात करिए हरित क्रांति विश्व स्तर पर किन देशों में चलाई गई, तो आपको याद रखना है विकासशील देशों में चलाई गई। किसके रूप में उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना था, तो खाद्यान्न उत्पादन में इन देशों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लक्ष्य रखे गए थे। बात करें उच्च उत्पादक क्षमता वाले प्रसंसाधित बीजों का प्रयोग करने के लिए, आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करने के लिए, सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए, कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के प्रयोग आदि के कारण यह योजना संभव हो पाई थी। इस क्रांति ने लाखों लोगों को भुखमरी से बचा लिया था। गाइस हरित क्रांति का पारिभाषिक शब्द के बारे में बात करें तो उसका प्रयोग पहली बार 1968 में संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, जिसे गाइस हम USAID यानी यूनाइटेड स्टेट एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट बोलते हैं, इनके जो निदेशक थे विलियम गॉन्ड, इनके द्वारा पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया गया था। याद रखना है हरित क्रांति के पिता नॉर्मन बोरलॉग हैं। पहली बार हरित क्रांति का जो पारिभाषिक शब्द है उसका प्रयोग किसने किया, तो संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है, इसने किया। इसके निदेशक अगर पर्टिकुलर नाम गाइस आपसे पूछा जाए तो विलियम गॉन्ड के द्वारा किया गया। चलिए गाइस हम जानते हैं हरित क्रांति का भारत में क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी। गाइस यहाँ से आपको याद रखना है हरित क्रांति से डायरेक्ट पूछा जा सकता है, 1966-67 भी ऑप्शन में हो सकता है। तो गाइज अगर 1966-67 ऑप्शन में डायरेक्ट दिया गया है तो ये भी सही है, और 1967-68 दिया गया है तो ये भी सही है। लेकिन गाइज मोस्टली आपको 1967-68 पर ही टिक करना है, क्योंकि यही गाइज बिल्कुल सही है। अगर बात करें तो भारत में हरित क्रांति शुरुआत 1967-68 में प्रारंभ की गई। इसका श्रेय जाता है नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को। लेकिन भारत में अगर बात करी जाए तो एमएस स्वामीनाथन लेकर आए इस क्रांति का विकास इन्होंने रखा, निम्न स्तर पर इस क्रांति को प्रारंभ करवाया, तो एमएस स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है भारत में। इसको आप याद रखेंगे। हरित क्रांति से अभिप्राय है देश के सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर एवं बौने बीजों का जो बीज थे उनका उपयोग करके फसल उत्पादन में वृद्धि करना।
इसका पहला चरण जो था 1966 से लेकर 1967 तक चला, उसके बाद 1980 से लेकर 1981 तक चला और उसका दूसरा चरण 1990 तक चला। तो गाइज़ यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है। अगर बात करें क्रांति के प्रभाव क्या पड़े, तो सुधरे हुए बीज, रासायनिक खाद, गहन कृषि शिक्षा, जिला कार्यक्रम, लघु सिंचाई, कृषि शिक्षा, पौधे संरक्षण, फसल चक्र, भू संरक्षण, किसानों को बैंकों की सुविधाएं देना, ये सभी बहुत सारे लक्ष्य चलाए गए थे। जिसमें से दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, बहुत सारी कृषि बीमा योजना है, बहुत सारे योजनाएं किसानों को बैंकों के तहत ही जो सुविधाएं थी मुहैया कराई जानी थी, उसके तहत वो योजनाएं चलाई गई थी। बात करें हरित क्रांति से प्रभावित होने वाले भारतीय राज्य कौन से रहे, तो स्पेशली पंजाब और हरियाणा ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित रहे इस क्रांति से। यहाँ पर फसलों के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखी गई। खासकर पंजाब हरियाणा को हरित प्रदेशों का दर्जा भी उस दौर में दिया गया था। बात करें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्य भी कुछ हद तक प्रभावित हुए थे। तो गाइज़ ये थी भारतीय कृषि लेक्चर की 3rd वीडियो। और गाइज़ मिलते हैं एक और अच्छी खासी वीडियो के साथ फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का।